9 नवंबर को जब प्रोटेस्ट हुआ सर, उसके बाद में जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी मीटिंग हुई थी राज्य मंत्री से, उस मीटिंग के बाद क्या समाधान निकला है वहाँ से? देखिए, अभी कोई समाधान नहीं। माननीय मंत्री जी से हमने गुजारिश की थी कि हमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ इस मुद्दे पे बिठाया जाए, हमें मीटिंग का जी, टाइम दिया जाए और ये स्पेशल प्रोविजन करके या मतलब इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए फाइनेंस जी, सेक्रेटरी साहब के साथ एक दो मीटिंग हमारी हो। तो उन्होंने ये थोड़ी मतलब जाहिर की थी अपनी बात कि बजट से पहले मुश्किल है मीटिंग करा पाना, क्योंकि बजट के लिए 3 महीने पहले से सारी चीजें तय हो जाती है और फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि बजट से पहले पहले आपकी इस मुद्दे पर एक आध बैठ के हो सके। और अगर नहीं हो पाती तो बजट के बाद उन्होंने इंश्योर किया है कि आप एश्योर हो जाइए कि बजट के बाद आपकी बैठक डेफिनेटली होगी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ में। तो हमें भरोसा है कि अगर फाइनेंस सेक्रेटरी साहब एक दो बार हमें टाइम देंगे तो ओपीएस के मुद्दे का हल जरूर निकाल लेंगे हम लोग बैठ करके। ठीक है, तो बजट के समय के आसपास जो है वो ओपीएस को लेकर एक कोई बड़ी खबर आ सकती है। क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ अगर बैठक हो जाती है, तो वहाँ पर ओपीएस को लेकर कुछ पॉजिटिव जी। या कुछ बिग न्यूज़ वहाँ से निकल कर आ सकती है। सर, ईपीएफओ 2.0 लाने की तैयारी में भी है सर, इसको लेकर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे कि क्या नहीं, ये जो है वो ईपीएफओ पीएफ का पर जो मैं, विथड्रॉल जी, उर्वशी जी, जी, मैं ईपीएफओ पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ईपीएफओ की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। अब 2.0 क्या है मिशन इनका, वो मैंने, चूंकि वो हमारा जो वर्किंग है एरिया है जो, वो उसके दायरे के बाहर की बात है ईपीएफओ। तो मैं उस पर अभी कोई अपना स्टेटमेंट दूंगा नहीं मैडम। तो सर आपकी आज्ञा जो है वही जो है लोगों का इस वक़्त सबसे ज़्यादा नेतृत्व कर रही है, तो आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाएगा। सर लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस लाइफ साइकिल जैसे ऑप्शन जो हैं वो भी मैंने हाल ही में खबर पढ़ी कि ये एनपीएस और ईपीएस दोनों में ही लाने की बात की जा रही है। देखा जाए तो पहले सिर्फ़ प्राइवेट सेक्टर में होता था सर, इसको आपसे आसान भाषा में और समझना चाहेंगे कि आखिर ये मॉडल है क्या? और इससे अगर ये मर्ज हो जाता है तो इससे कर्मचारियों को क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है? उर्वशी जी देखिए, जब कोई भी पेंशनर 80 साल का हो जाता है, तो मतलब रिटायरमेंट के 20 साल के बाद अगर वो जिंदा है तो उसकी पेंशन 20% बढ़ा दी जाती थी। फिर जब वो 85 साल से ऊपर जाता था तो फिर 20% और बढ़ा देते थे। फिर 90 के बाद 20% और बढ़ा देते थे। ऐसे करते जब वो 100% पार करता है, 100 ईयर्स जब सर्विस पार करता है, मतलब पेंशन उम्र पार करता है, तो उसको पेंशन 50% की जगह 100% मिलने लग जाती है। तो ये तो जी, पहले से परंपरा चली आ रही है। और अभी चूंकि एनपीएस यूपीएस में तो पेंशन बढ़ेगी नहीं, ये प्रॉब्लम है। एक बार जब फिक्स हो गई तो वो तो फिक्स हो गई। तो इसको लेकर के इस पर बातचीत करने की जरूरत है सरकार के साथ में। तो ये मेरे ख्याल से ये वही मुद्दा है जिसमें मतलब उम्र को पेंशन के साथ, मतलब जो है पेंशन में क्या बदलाव आने चाहिए। तो अभी जब तक कि ऑफिशियली मीटिंग ना शुरू हो जाए, टीओआर फाइनल ना हो जाए, तब तक इस पर कुछ भी कहना मुझे लग रहा है ठीक नहीं होगा। सर लास्ट कुछ मंथ्स में जो भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, जिस भी तरीके से आपने सरकार तक अपने तमाम माँगों को पहुँचाने की कोशिश करी है, अ, अगर मैं परसेंटेज के लेवल पर देखना चाहूँ तो क्या लग रहा है कितने परसेंट तक ये जो लड़ाई है वो पहुँच चुकी है? देखिए उर्वशी जी, अगर मैं ओपीएस की बात करूं तो सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई है। और यूपीएस लगभग लगभग 80% ओपीएस जैसी है, लेकिन 100% ओके। नहीं है। अभी हमारा 20% का नुकसान है। अगर सरकार एन यूपीएस में ही हमारे कंट्रीब्यूशन को वापस करने का प्रावधान कर दे और वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन दे दे, तो ये ऑलमोस्ट 100% ओपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो अभी देखते हैं इस बैठक के बाद, जब हमारी जब फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ बातचीत होगी, बैठक होगी, तभी कुछ कह पाएंगे, कह पाने की स्थिति में होंगे कि क्या चल रहा है, क्या सरकार मानने के लिए कहाँ तक एग्री है, तब देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए सर आपका एक पुराना स्टेटमेंट जो है मुझे याद आ गया जिसमें आपने बोला था कि 80% तक जो लड़ाई है वो जीती जा चुकी है। बिल्कुल। अब कुछ ही चीज़ें हैं जिनमें करेक्शन की ज़रूरत है, जिसके बाद जो उम्मीद नज़र आ रही है कि एक बार फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ जब बैठक हो जाएगी, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल कर के सामने आएगा। सर जब मैं पढ़ रही थी एनपीएस और यूपीएस को लेकर के तो एक आरबीआई की सर एक रिपोर्ट पढ़ने में आई मुझे,
एआईआर की वेबसाइट पर 18 सितंबर 2023 की रिपोर्ट है ये, जी। जिसमें उन्होंने सर ओपीएस को लेकर कुछ बातें कही हैं जो मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगी और इस पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। सर, इस रिपोर्ट में कहा गया कि ओपीएस पर वापस आना जो है वो आर्थिक रूप से गलत फैसला है। 2030 के दशक में ओपीएस का बोझ जो है वो एनपीएस में काफी ज्यादा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट था ये। और 2060 तक ओपीएस का पेंशन खर्च एनपीएस की तुलना में 4.5 टाइम्स ज्यादा बढ़ सकता है, तीसरा पॉइंट था ये। और चौथा पॉइंट था कि ओपीएस अपनाने से देश की जीडीपी पर 0.9% तक अतिरिक्त बोझ हर साल पड़ सकता है। सर, इसको एक बार आपसे समझना चाहेंगे, इन पॉइंटर्स को कितना कैसे समझा देखिए, जा सकता है, क्या तीनों क्या तीनों पॉइंट। डेटा? जी। जी जी उर्वशी जी, जो तीनों पॉइंट आपने बोले वो दरअसल एक ही पॉइंट है, घूम फिर करके उसका एक ही तरफ इशारा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देने से इकोनॉमिक बर्डन बहुत बढ़ेगा, और ये मतलब जी ये पॉसिबल नहीं है, आने वाली पीढ़ी पर इसका बोझ पड़ेगा। जी 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 तो मैं आपको बता दूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात करूंगा यू एनपीएस की। एनपीएस में जी 14% सरकार कंट्रीब्यूशन देती है पूरी उम्र, जब तक वो नौकरी में रहेगा कर्मचारी। तो आने वाले 10 साल के बाद सरकार इस हालत में नहीं होगी कि एनपीएस को भी चला पाए, क्योंकि जब पे कमीशन आ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएंगी, तो उस समय 14% भी एक बहुत बड़ी रकम होगी। हर आदमी को 14% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना ये सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर बर्डन की बात करो तो एनपीएस ऑलरेडी एक बर्डन है और ओपीएस से बड़ा बर्डन है। दूसरी बात, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उसको बढ़ा के 18.5% कर दिया, तो ये और मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो तय है कि एनपीएस और यूपीएस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती 10 साल के बाद। 10 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली स्क्रैप ही करना पड़ेगा सरकार को। तो इसका क्या मतलब माना जाए, सरकार पेंशन ही नहीं देगी? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मुश्किल से हम लोग 0.5% लोग हैं, और वो जो पूरे देश की इकोनॉमी को, पूरे देश के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को, पूरे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को, पूरे देश की पॉलिसीज को धरातल पर रन कराने में सहयोगी होते हैं। और सरकार कह रही है पेंशन पेंशन का मुद्दा केवल पैसे का मुद्दा नहीं है, ये एक ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी का मुद्दा है, वेलफेयर का मुद्दा है, ऑटोनॉमी का मुद्दा है। वो सरकार अगर पीछे हटेगी तो सरकार अपने आप को सबसे पहले बेच दे। पहले संसद भवन में वहां जो है बड़े बड़े कारपोरेट्स को बिठाना शुरू करे, सांसदी चुनवाना बंद बंद कर दे, उसको ही बेचे सबसे पहले। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि बहुत बड़ा बर्डन है। और जब उससे ज्यादा बड़ा तो एनपीएस और यूपीएस बर्डन बन जाएगा। तो जी इस स्टडी को, ये जो आरबीआई की है, ये फ्लो इसलिए करी जाती है चीजें, ताकि मतलब जो है एक बड़े जन समूह को कन्विंस किया जा सके, एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में एक नैरेटिव सेट किया जा सके, एक माहौल बनाया जा सके। ये बस, उससे ज्यादा इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू और कोई अहमियत हमारी नजर में नहीं है, मैडम। ओके सर। अ, एक लास्ट व्यू सर आपका जानना चाहेंगे पूरे के पूरे मुद्दे पर। और एक मन में मेरे सवाल और था कि जब जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखा गया, जैसे कि आपने बोला था कि जब लास्ट हमारी बातचीत हुई थी सर इस मुद्दे को लेकर के, तो आपने बोला था कि जंतर मंतर पर इस बार जो लोग दिखेंगे उनकी संख्या जो है वो कल्पना से परे होगी। और वैसे ही देखा गया, जिसके बाद उम्मीद बहुत सारी निकल करके सामने आ रही है ओपीएस की बहाली को लेकर के। एक फाइनल व्यू आपसे जानना चाहेंगे, और क्या कुछ लोगों की तरफ से जो है वो फीडबैक मिला है? एक दो अगर आप चीजें शेयर कर सके हमारे साथ, कोई ऐसे केसेस मैं तो बेहतर। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हमने जब जब धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, जब जब सरकार पर दबाव जी जी बनाया है, हम कुछ न कुछ हासिल करके आए हैं। चाहे वो 9 नवंबर 2024 रहा हो, चाहे वो 8 जुलाई 2023 रहा हो, चाहे वो मानवाधिकार आयोग का घेराव दिसंबर 2022 रहा हो, हमने हर बार कुछ न कुछ सरकार से हासिल किया है। और एक तरीका होता है, पहले आप आंदोलन करते हैं, फिर सरकार के साथ वार्ता करते हैं, और फिर कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ आप लेकर के आते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी रही है। इस बार भी हमारे आंदोलन के बाद हमारी 2 बार बैठकें हुई माननीय मंत्री जी के साथ में। उन्होंने भरोसा दिया है, दिलाया है कि जल्दी वो हमारी सेक्रेटरी के साथ वार्ता भी कराएंगे। जी। तो मैं पूरे देश के सभी एनपीएस कर्मचारियों से यही कहूंगा, भरोसा रखिए, बैठक में हम कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, और ओपीएस का मुद्दा पूरी तरीके से रिजॉल्व कराएंगे, पूरी तरीके से। जो जिसे ओपीएस कहते हैं वो पूरी की पूरी ओपीएस हम पूरी तरीके से बहाल कराएंगे, उनको भरोसा दिलाना चाहूंगा। और थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। बजट, अभी संसद का सत्र चलने वाला है, इस
सत्र में भी हमारा लगातार मुलाकात हो। आशा रखें हम जरूर इस काम को करा लेंगे। ठीक है। सर एक मन में और सवाल आ गया सर, तो बता ही दीजिए। पहले तो मैंने बोला था कि पिछला जो है वो सवाल आखिरी है, लेकिन एक व्यू और जानना चाहूँगी मैं आपसे कि आपने बोला कि जब अब नेक्स्ट जो बैठक होगी, उसके बाद ही इस मुद्दे को लेकर कुछ कहा जा सकता है, तभी पता चलेगा कि क्या कुछ फाइनल हुआ है इसको लेकर के। क्या उस दौरान कोई स्ट्रैटेजी रखी गई है या फिर तब तक के लिए सिर्फ़ पेशेंस के साथ काम चलाया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केवल पेशेंस नहीं है, हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अलग अलग जगहों पर बैठकें जारी है। अभी हमने वेस्ट बंगाल में बैठक की है। अभी 2 जनवरी को हम भोपाल में बहुत बड़े सम्मेलन का मतलब जो है आयोजन किया जा रहा है, जो वहाँ हमारे भाई हैं, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के नेता हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में हमारी 2 जनवरी को वहाँ बैठक होने वाली है। बहुत बड़ी बैठक होगी, उसमें कुछ हजार लोग शामिल होंगे। तो ऐसा नहीं, हम लोग चुप नहीं बैठे, लगातार सरकार पर अलग अलग जगहों से दबाव बना रहे हैं। और उस बैठक में बहुत कुछ फाइनल होगा, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो उम्मीद है तब तक पे कमीशन को ऑफिस मिल जाएगा और कुछ कुछ काम शुरू होगा। जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरीके से ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे फिर वो एनपीएस को लेकर जो करेक्शन होने हैं उसको लेकर के हो, चाहे 8वें वेतन आयोग के गठन और उसमें होने वाले जितने भी टीओआर की चीज़ें हैं, उसमें बदलाव की चीज़ें हों, हर तरीके से जो काम है उसको तत्पर तरीके से करवाने को लेकर ग्राउंड पर सारे कर्मचारी संगठनों की तरफ से काम हो रहा है और आपकी तरफ से भी नेतृत्व जो है, वो बखूबी किया जा रहा है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया फाइनेंस ज्ञानी के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।